बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। F2 और X2 का हंगामा एपिसोड 2। गुड आदमी ज़हीन हो, ब्लैक ज़ीरो ने तारीफ़ की। चलिए फिर काम शुरू करें सर, मोतू ने कहा और उन दोनों ने कश्ती को धकेलना शुरू कर दिया। पहियों के बावजूद बड़ी दिक्कत से वो उसे दरिया में उतारने में कामयाब हुए। इसमें बंधी हुई रस्सी उन्होंने किनारे के एक दरख्त से बांध दी और घोड़ों को उस पर चढ़ा दिया। फिर ब्लैक ज़ीरो ने थैले से नायलॉन की डोरी निकाल कर एक दरख्त के मोटे से गद्दे से बांधी और कश्ती में बैठकर कश्ती वाली डोरी खोल दी और जब वो चलाने लगे, काफ़ी दुश्वारी के बाद जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचे तो उनके बाजू शल हो चुके थे। मोतू ने किनारे पर कूदकर कश्ती की डोरी एक दरख्त से बांध दी और ब्लैक ज़ीरो दूसरी डोरी जिस पर उन्हें लटक कर उस तरफ आना था दरख्त से बांधने लगा। 1 घंटे में उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। अब कश्ती दूसरे किनारे पर बंधी हुई थी और वो उसके मुखालिफ किनारे पर थे। फिर वो वहाँ से चल पड़े। कुछ फासले पर उन्हें एक छोटी सी पहाड़ी नज़र आ रही थी। वहाँ पहुँच उन्होंने घोड़ों को बांध दिया और ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर ब्लैक ज़ीरो ने दूरबीन निकाली और उस तरफ देखने लगा जिस तरफ अपने साथियों को छोड़ा था। बहुत दूर अपने साथियों को देख रहा था। वो सब तो नज़र नहीं आ रहे थे, अलबत्ता उनके घोड़े और घोड़ों के गिर्द खड़े हुए 3 साथी नज़र आ रहे थे। उनमें एक इमरान था। उसने लिबास से पहचाना था, वरना इतनी दूर से किसी को शनाख्त कर लेना मुश्किल था। वो दूरबीन से चारों तरफ का जायज़ा लेने लगा। उसे जंगली तोतों के गोल नज़र आ रहे थे। दफातन वो चौंक पड़ा। उसे अपने साथियों से बहुत दूर एक सियासी लकीर नज़र आ रही थी। ये लकीर एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली हुई थी। उसने दूरबीन से उस तरफ मुंजमिद कर दी और वो उस मुतहरिक लकीर को समझना चाह रहा था। फिर जब समझा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो आदमखोरों का ग्रोह था जो एक लकीर, एक दीवार की शक्ल में उसके साथियों की जाने बढ़ रहे थे। ब्लैक ज़ीरो ने मोतू को घोड़ों के पास जाने का इशारा किया और ट्रांसमीटर टटोलने लगा। काश कि मैं उसकी खाल साथ ले जा सकता, सफदर तनवीर से कह रहा था। शुक्र करो कि जान बच गई, तनवीर ने कहा, वरना यहाँ इन चीतों की जगह हम लोगों की बोटियाँ बिखरी हुई होती। यार ये X2 वाकई भूत है, हावर ने कहा। चालाक इंसान है, सफदर ने कहा। अगर वो इतनी जहानत का मालिक ना होता तो उसे इतनी जिम्मेदारी कैसे सौंप दी जाती। मुझे एक हमाकत पर हंसी आती है, हावर ने कहा। वो क्या? सफदर ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। हम लोग कितने अर्से तक इस शको शोबे में मुब्तला है कि इमरान ही X2 है, हावर ने हंसते हुए कहा। हाँ ये बात तो है, चौहान ने कहा। यार सफदर, अगर इमरान साहब के चेहरे पर हमाकतों का साया ना होता तो हम यकीनी तौर पर उनको X2 तस्लीम कर लेते। सदीकी ने भी ख्याल जाहिर किया। X2 और इमरान की शख्सियतों में जो तजाद है वही उन दोनों को अलग अलग करता है, सफदर ने कहा। उसके अलावा मौजूद मोहम जैसे मौक़ों पर जब ऐन नाजुक वक्त पर X2 नमूदार होकर हमें मुसीबत से निकाल देता है तो उसके अलग वजूद का यकीन आ जाता है। तुम कुछ भी कहो, जूलिया ने कहा, मगर मेरा दिल कहता है कि X2 अगर कोई हो सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान है। मगर जूलिया, हम बारहा उन दोनों को अलग अलग शख्सियतों के रूप में देख चुके हैं, सफदर ने कहा, और चीतों के मारने का वाक़या अभी ताज़ा है। यही बात तो समझ में नहीं आती, जूलिया ने कहा। बस तो तस्लीम कर लो कि ये दोनों अलग अलग हैं। जब तक मैं उस बात को नहीं समझ लेती उन दोनों को अलग अलग समझने पर मजबूर हूँ, जूलिया ने कहा। मगर मैं एक दिन साबित कर दूँगी कि इमरान ही X2 है। ये तुम्हारी गलत फहमी है जूलिया, सफदर ने कहा। इमरान जैसा गैर जिम्मेदार अफराद X2 जैसी ज़हीन, असूल परस्त और ख़तरनाक शख्सियत तो नहीं हो सकती। ये तुम कह रहे हो सफदर? जूलिया ने हैरत से कहा। तुम जो कि इमरान की सबसे ज़्यादा तरफदार और मदाह हो और उसकी जहानत को तस्लीम करते हो। हाँ जूलिया, मैं सही कह रहा हूँ। हज़ार मौक़ों पर हमने X2 और इमरान को अलग वजूद की हैसियत से देखा है, फिर वो एक कैसे हो सकते हैं? एक नहीं है मिस्टर सफदर, जूलिया ने कहा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो शख्स X2 की हैसियत से सामने आता है वो X2 ही नहीं। भाई वाह, इससे अच्छा लतीफ़ा आज तक नहीं सुना, हावर ने कहा। यानी जो X2 नज़र आता है वो X2 होते हुए भी नहीं। तुम लोग कुछ भी कहो, जूलिया ने हतमी लहजे में कहा। फिर चाय के बर्तन समेटते हुए बोली, मैं कभी इमरान के अलावा किसी को X2 तस्लीम नहीं कर सकती। क्यों मिस जूलिया, सदीकी ने पूछा। बस मेरा दिल अंदर से यही कहता है, जूलिया ने कहा। दिल की बातों का कोई एतबार नहीं होता मिस जूलिया, सफदर ने समझाने वाले अंदाज में कहा। यकीन करो कि अगर इमरान ही X2 होता तो हम लोगों की हैसियत ही कुछ और होती। क्या होती, जूलिया ने पूछा। कोई भी काम संजीदगी से ना होता, तनवीर ने कहा। हर काम में हमाकतें होती, हर कदम पर अहमकाना अहकामात मिलते। एक बात बताओ तुम लोग, जूलिया ने कहा। वो क्या बात है? इमरान अहमक है, गाउदी है, सभी जानते हैं कि उससे हमाकतें हर लम्हा हर घड़ी सरजद होती रहती हैं, जूलिया ने कहा। मगर कोई हमाकत ऐसी बता दो जिसके पीछे किसी गहराई में कोई अक्लमंदाना मकसद ना हो। ये बात तो है, हावर ने कहा। इमरान साहब की बाज़ हमाकतें बड़े कारआमद और ठोस नताइज सामने लाती हैं, मगर फिर भी हम उसे X2 तस्लीम नहीं कर सकते, तनवीर ने गला कर कहा। वो इस बात से खोल रहा था कि जूलियाना इमरान की हिमायत में क्यों बोल रही है। अब एक बात आज ही की ले लो, सदीकी ने कहा। अगर X2 चीतों को हलाक ना करता तो जानते हो क्या होता मिस जूलियाना फिट्ज़वाटर? वो मुझ पर हमला कर देता, जूलियाना ने इत्मीनान से कहा।
हाँ, और हम में से पता नहीं कितने मारे जाते। हाँ पर बोल पड़ा। लेकिन क्या इमरान चीतों को रोक सकता था? तनवीर ने हकारत से कहा। हाँ, इमरान चीतों को हलाक कर देता। उन्होंने कहा अगर X2 फायरिंग शुरू ना कर देता तो बस जिस वक्त तक इमरान साहब फायरिंग कर देते तो वो खामोश क्यों रहा? तनवीर ने पूछा। महज पोजीशन लेने के लिए सफदर ने कहा। मैंने देखा कि इमरान साहब जिस जगह खड़े थे वहाँ से फायरिंग हम लोगों को नुकसान पहुँचा सकती थी, इसीलिए वो एक दरख्त की जानिब खिसक रहे थे ताकि वहाँ से फायरिंग कर सकें। चाहे इस दौरान वो हम पर हमला कर देता। तनवीर ने तंजन कहा। नहीं, अगर तुम लोग हरकत नहीं करते तो चीता तुम में से किसी पर हमला नहीं करता। जोसेफ ने बताया। जंगली चीते की यही हासियत है क्या मतलब? जूलिया ने चौंक कर पूछा। हाँ मिसी, जोसेफ ने कहा, अगर आप लोग हरकत ना करते तो वो चीतों की जोड़ी आपको सूंघती और चली जाती। नामुमकिन बात है, तनवीर बड़बड़ाया। मिस्टर तनवीर, ये मेरा जंगल है, मैं यहाँ के दरिंदों परिंदों सबकी आदत से वाकिफ़ हूँ। चीता वो जानवर है जो शिकार खाने से ज़्यादा शिकार करने में लुत्फ़ लेता है। क्या वाकई ऐसा होता है? हावर ने पूछा। हाँ मिस्टर हावर, चीता शिकार को दौड़ा कर उससे चूहे बिल्ली का खेल खेल कर खुश होता है। इसलिए बॉस ने हमें हरकत ना करने के लिए कहा था। तुम्हारा ये मतलब है कि अगर हम हरकत ना करते तो दोनों चीज़ें हमारे करीब से निकल जाते? सफदर ने हैरान होकर पूछा। जी हाँ, मेरा मतलब यही है मिस्टर सफदर, जोसेफ ने कहा। यहाँ शेर भी उस वक्त तक किसी इंसान को नहीं सस्ताता जब तक उसे छेड़ा ना जाए। और वो आदम और शेरों वाली कहानी क्या झूठी है? तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। 100 में से एक आध शेर आदम और बन जाता है मिस्टर तनवीर, जोसेफ घबरा कर बोला। वो जो कहानियाँ शिकारी बयान करते हैं वो तो महज अफसाना होती हैं। अरे ये कहाँ की बहस ले बैठे हो? सफदर ने कहा। फिर क्या करें? तनवीर ने पूछा। बात X2 की हो रही है, सफदर ने कहा। वो तो फैसला होगा, सदीकी ने जूलिया को देखते हुए कहा। वो क्या? नुमानी ने पूछा। ये कि X2 नहीं है बल्कि इमरान X2 है, सदीकी ने कहा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट भरी शरारत थी। जूलिया चौंक पड़ी। तुम लोग ना मानो मगर एक दिन ऐसा आएगा कि मैं उसे साबित कर दूंगी कि X2 इमरान है या कोई और, जूलिया ने कहा और बर्तन उठाकर तेजी से चली गई। उसने तमाम बर्तनों को थैले में पैक करके घोड़े के देन से टिका दिया। तुम्हारा क्या हाल है जोसेफ? सफदर ने जोसेफ से पूछा, मगर फिर वो चौंक पड़े। जोसेफ इस तरह सूंघ रहा था जैसे किसी हाथ भूख को महसूस करना चाहता हो। फिर वो ज़मीन पर लेटा और कान ज़मीन से चिपका दिए। लो अब से इल्हाम होने वाला है। तनवीर ने जोसेफ का मुज़हिका उड़ाना चाहा। कोई खास बात मालूम होती है? हावर ने कहा। यकीनन, सफदर ने कहा। क्या बात है जोसेफ? ये ज़मीन के अंदर रहने वालों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा है मिस्टर सफदर। तनवीर ने जोसेफ का मुज़हिका उड़ाया। खामोश रहो यार, सफदर ने तनवीर को झिड़क दिया। वो जोसेफ की सलाहियतों से वाकिफ़ था। उसने तशवीश में मुब्तला हो गया। क्या बात है जोसेफ? दफातन इमरान की आवाज़ सुनकर जोसेफ ज़मीन से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा जोश से लाल हो रहा था। जल्दी करो बॉस, उसने हैजानी लहजे में कहा। या तो भाग लो वरना मोर्चाबंदी कर लो। मगर हुआ क्या है? इमरान ने पूछा। कोई बला वला आ रही है क्या? नो बॉस, वो आला है हज़ारों। कौन? तेरी ससुराली? बॉस, आदम होरों का ग्रोह हमारी तरफ आ रहा है, जोसेफ ने बता दिया। अभी तुझे इल्हाम हो गया क्या? इमरान ने कहा। इसका दिमाग फिर गया है, तनवीर ने कहा। तुम अहमक हो मिस्टर तनवीर, जोसेफ ने डरा कर कहा। अभी 10 मिनट में तुम देख लेना कि वो इल्हाम खुद यहाँ तुम्हारे सर पर होंगे। अभी वो आ किस तरफ से रहे हैं? हर तरफ से बहुत पागल हो गया है क्या? इमरान ने कहा। बॉस, वो इस तरफ से इस तरफ तक आ रहे हैं। जोसेफ ने एक तरफ से दूसरी तरफ उंगली से पूर्ण दायरा बनाते हुए कहा। और इस तरफ से क्यों नहीं आ रहे? इमरान ने 3/4 रह जाने वाली हला की जानिब इशारा करते हुए कहा। बॉस, उस तरफ से हवा गीली है, जोसेफ ने कहा। पागल हो गया है? तनवीर ने फिर लुकमा दिया। हवा भी कभी गीली हुई है? मैं इसे गला घोंट दूंगा बॉस, जोसेफ ने गला कर कहा। वरना तनवीर साहब को खामोश रहने के लिए कहो। तू आगे बोल, राह में भौंकने वालों की परवाह मत कर। क्या? तनवीर आपे से बाहर होते हुए बोला। तुम मुझे क्या कुत्ता बना रहे हो? वक्त बेवक्त बोलने वालों को और क्या कहा जाए? इमरान ने हकारे से कहा। मैं गोली मार दूंगा। तनवीर ने रिवाल्वर निकालना चाहा मगर सफदर ने पकड़ लिया। हाँ तो बोल, क्या कह रहा था? इमरान ने जोसेफ से पूछा। बॉस, इस तरफ की गीली हवा बता रही है कि इस तरफ कोई दरिया है, इसलिए वो इस तरफ से नहीं आ रही है, वरना उन्होंने हमें घेर लिया है। वो भी कितनी दूर है? 5-6 मिनट तक उनको यहाँ पहुँचने में लगेंगे बॉस। चलो सवार हो जाओ। इमरान ने उन लोगों को इशारा किया। इस जंगली के कहने पर हम अहमक नहीं बन सकते। तनवीर घरा कर बोला। नहीं बन सकते तो यहाँ ही रह जाओ। इमरान सर्द लहजे में बोला। तुम इस जंगली की तरफदारी कर रहे हो? तनवीर झल्ला कर बोला। ये इस वक्त तुमसे कहीं ज़्यादा समझदार है, इमरान ने कहा। हम सबसे ज़्यादा जंगल की ज़ुबान समझता है, समझे? हाँ, तनवीर घबरा कर रह गया। ठीक उसी लम्हे इमरान ने महसूस किया जैसे ट्रांसमीटर पर ब्लैक ज़ीरो उसे पुकार रहा है। उसने ट्रांसमीटर निकाली और बोला, यस सर, इमरान स्पीकिंग। X2। दूसरी तरफ से ताहिर ने X2 की मखसूस लहजे में कहा। वो समझ गया था कि इमरान इस वक्त अपने साथियों के साथ है। यस सर। तुम लोग फौरी तौर पर दरिया की तरफ रवाना हो जाओ। X2 की आवाज़ आई। मगर जनाब, ये तनवीर आराम करना चाहता है। अगर उसे अपनी जान प्यारी नहीं है तो उसे यहाँ छोड़ दिया जाए। कोई खतरा है सर? आदम होरों के ग्रोह ने तुमको तीनों जानिब से घेर लिया है। वो तो जोसेफ सही कह रहा था। क्या कहा उसने? जो आप कह रहे हैं। इमरान ने जोसेफ की इतला दोहराई। हाँ, जोसेफ ने बिल्कुल सही कहा।
मगर दरिया कैसे अबूर किया जाएगा? इमरान ने पूछा। यहाँ पानी का बहाव तो बहुत तेज़ है, शायद ही हम तैर सकें। पानी में कदम भी मत रखना, एक्सट्रो की आवाज़ आई। यहाँ के दरिया गोश्त और मछलियों और मगरमच्छों से भरे पड़े हैं। फिर जनाब हम दरिया कैसे पार करेंगे? वहाँ दरख्त से कश्ती बंधी हुई है, तुम लोग घोड़ों समेत उसमें सवार होकर दूसरे किनारे पर उतर जाओ। यस सर, इमरान ने जल्दी से कहा। एक बात और है जनाब, दफातन जूलिया ने दरमियान में दखल दिया। वो क्या जूलियाना, आप इस वक्त कहाँ हैं जनाब? ओहो, मेरी फ़िक्र मत करो, एक्सटू ने हंसते हुए कहा। मैं बहुत देर पहले दरिया पार कर चुका हूँ, वरना तुम्हारे लिए कश्ती कैसे मुहैया करता? ओहो, जूलिया के मुँह से निकला। अब तुम लोग जल्दी करो। हम किस तरफ सफ़र करें जनाब? इमरान ने पूछा। सीधे चले आओ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, गाइड करता रहूँगा। बेहतर जनाब। ट्रांसमीटर ऑन ही रखना। एक्सटू की आवाज़ बंद हो गई। अब क्या कहते हो? इमरान ने तनवीर से पूछा। कुछ कहने के लिए रहा भी क्या है, हावर ने कहा, और वो घोड़ों पर सवार होने लगे। जोसेफ ने जूलिया को सवार होने में मदद दी। फिर वो दरिया की सिम घोड़े दौड़ाने लगे। रफ्तार तेज़, हाथी तेज़ रखी थी। यार ये जोसेफ वाकई जंगल की ज़ुबान समझता है, हावर सफदर से कह रहा था। वो सब ये बराबर बराबर सफ़र कर रहे थे। हाँ, सफदर ने कहा। ये तनवीर की गलती थी जो उसने जोसेफ का मुज़हिका उड़ाया। मैं तो हर बात गलत करता हूँ मिस्टर सफदर, तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, और वो हंस पड़े। अब यही देखो, सफदर ने कहा, तुम तस्लीम नहीं कर रहे थे, मगर एक्सटू ने भी वही बात की जो जोसेफ ने कहा। चलिए मान लिया, तनवीर ने बिलाहर हथियार डाल दिए। एक्सटू ने कश्ती कहाँ से हासिल की होगी? हावर ने कहा। कहीं से तो हासिल की होगी, सफदर ने कहा। सिर्फ ये देखो कि वो हमारे लिए कितनी आसानियाँ फ्राहम कर रहा है। यार ये एक्सटू कोई जादूगर तो नहीं? नोमानी ने पूछा। है तो हद दर्जे पुरअसरार, हावर ने कहा, मगर हम उसे जादू नहीं कह सकते। ज़ाहिर अगर जादू होता तो उसे हमारी ज़रूरत क्यों होती? सफदर ने कहा। वो हर केस में मुजरिम या मुजरिमों को जादू से पकड़ कर बुलवा लेता। ये मान लो कि हमारा चीफ दुनिया का सबसे निराला चीफ है, सिद्दीकी ने कहा। इसीलिए दुनिया की हुकूमतें उसकी शख्सियत जानने के लिए बेताब रहती हैं, सफदर ने कहा, और वो दारुल हुकूमत आकर मारे जाते हैं। कौन? सिद्दीकी ने सफदर का जुमला पकड़ते हुए कहा। हुकूमतें? मेरा मतलब जासूसों से था। हाँ, हमारे मुल्क में जितने गैर मुल्की जासूस पकड़े गए हैं, शायद ही कहीं और पकड़े और मारे गए हों। सिर्फ एक्सटो के दम से, नुमानी ने कहा। यार पैराड एवेन्यू से हमारे अलावा भी तो कुछ पार्टियाँ इसी चीज़ की तलाश में चली थी, सिद्दीकी ने कहा, जिसकी तलाश हमें है। हाँ, फिर सफदर ने पूछा। वो कहाँ रह गई? एक को तो इसी रास्ते पर जिस पर हम चल रहे हैं भेड़िए चट कर गए हैं, सफदर ने बताया। बकिए का पता नहीं। तुम्हें कैसे पता कि एक पार्टी को भेड़िए खा गए हैं? हावर ने पूछा। इमरान साहब ने बताया। तो इमरान साहब को मोमी को कैसे पता लगा? तनवीर ने पूछा। वो उनके पीछे लगा हुआ था, सफदर ने कहा, और ठीक उसी लम्हे वो चौंक पड़े। घास के बड़े बड़े पौधों से निकलते हुए दरिया के सामने पहुंचे, और सामने कश्ती बंदी नजर आ रही थी। उन्होंने घोड़े से उतरकर लगामें पकड़ी और कश्ती में सवार होने लगे। जब वो रस्सी खोल रहे थे तो आदमखोरों का पहला ग्रोह या पहली कतार उनके सामने आई थी। वो घोड़ों पर सवार थे, उनके हाथों में कमानें थी जिनमें तीर चढ़े हुए थे। फिर सैकड़ों तीर कमानों से निकले और त्यारा की तरह परवाज़ करते हुए उनकी तरफ आने लगे। जहन में बुझे हुए लंबे लंबे तीर उनके हरकारे थे। तीरों की पहली बाढ़ उनकी कश्ती से बहुत पहले गिर पड़ी। बहुत दूर थे, इसलिए तीर उन तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने बड़ी तेज़ी से कश्ती खींचनी शुरू की। घोड़ों को कश्ती में मौजूद बिलों से बांध दिया गया जो कश्ती की तैयारी में काम आई थी। तीरों की दूसरी बार उनकी कश्ती के बिल्कुल करीब ही गिरी थी। जल्दी हाथ चलाओ, इमरान जोर से चिल्लाया, और उन लोगों ने रफ्तार तेज़ कर दी, मगर चूँकि अब कश्ती पर वजन ज़्यादा था इसलिए वो भारी हो गई। बहुत करीब आ गए हैं, जोसेफ ने चिल्लाकर इमरान से कहा। परवाह मत करो, चप्पू चलाते जाओ, इमरान चिल्लाकर बोला। इमरान साहब इस बार उनकी तीर कश्ती में ही आएंगे, सफदर ने, जो कि इमरान के बराबर ही बैठा चप्पू चला रहा था, बोल रहा। और तेज़ी से हाथ चलाओ, इमरान का एक ही जवाब था। आदम और जंगली घोड़े दौड़ाते हुए अब किनारे पर पहुंचने वाले थे। वो बड़ी बुरी तरह से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। मुख्तलिफ रंगों से मुज़य्यन उनके चेहरे बड़े भयानक लग रहे थे। बोस, वो जंगली नारे लगा रहे हैं, जोसेफ कराया। तू चप्पू चलाता रहे, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। नो बोस, मुझे उनके नारे क्या जवाब देना है, जोसेफ ने एक अजीब सी हैरानी कैफियत में कहा। उसके अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो चप्पू छोड़कर उठने वाला है। अगर तू उठा तो मैं तुझे डिसमिस कर दूंगा। इमरान का लहजा बेहद खौफनाक था। जोसेफ ही नहीं, उसके दूसरे मातहत भी झरझरी लेकर रह गए। बोस, वो ललकार रहे हैं, जोसेफ जोश से बोला। ललकारने थे, इमरान सर्द लहजे में बोला। कुत्तों के भौंकने से मुसाफिर पर क्या असर पड़ता है? और बॉस, ये जंगल के असूलों के खिलाफ है, जोसेफ कराकर बोला। मुझे उनके नारों का जवाब देना ही पड़ेगा। अगर तो इस जंगल में सरकुंडों की रूहों का शिकार बनना चाहता है तो जो चाहे कर, इमरान ने इसी लहजे में कहा। मैं तुझे गोली मार देता हूँ। बोस, जोसेफ करा कर रह गया। नहीं बहस कर मुझसे, इमरान ने कहा। अगर सरकुंडों की रूहों को तेरे गिर्द जमा ना किया तो नाम इमरान नहीं, कामरान कर दीजिए। बचिए इमरान साहब, यकबैक हावर चिल्लाया। इमरान ने सामने की जानिब देखा और अब आदम और जंगली किनारे पर पहुंच चुके थे। कमानों में तीर चढ़ा रहे थे। फिर सैकड़ों तीर सनसनाते उनके सिरों पर गुजरते चले गए।
कहीं वो तैर कर दरिया ना बूर करने लगे। सफदर ने अंदेशा जाहिर किया, ये तो और भी अच्छा होगा। इमरान चहका। यकबैक उसका मूड बदल गया। क्या अच्छा था? पीछे से तनवीर की आवाज़ आई। क्या अच्छा होगा? यही कि वो तैर कर दरिया अबूर करने लगे। इमरान ने कहा, इमरान साहब, दरिया का पार 150 गज़ के लगभग चौड़ा है। सफदर ने कहा, वो लोग आसानी से तैर कर उसे अबूर कर सकते हैं। फिर क्यों नहीं तैरते? इमरान ने पूछा। ठीक उसी लम्हे तीरों की बाढ़ उनकी तरफ आई। कुछ तीर कश्ती में गिरे, मगर उनमें से किसी को गज़ब ना पहुंची। इस बार बाढ़ आई तो मारे जाएंगे, हावर चिल्लाया। परवाह मत करो, इमरान ने कहा, यहाँ रोने वाले भी नहीं मिलेंगे प्यारे। इमरान साहब, आप बड़ी बेदर्दी की बातें कर रहे हैं, सदीकी ने कहा। मैं मेरे दर्द को मरे अरसा हो गया है प्यारी सदीकी, इमरान ने कहा। लिहाजा ये बेचारे सिवाय आदमी को खाने के और कुछ नहीं जानते। क्या बात बनी? सदीकी ने हैरत से पूछा। नहीं बनी ना, मैं पहले ही जानता था, इमरान ने कहा। ठीक उस लम्हे किनारे की तरफ से बैक वक्त 2 स्टैंड करने गरजने लगी। बैक वक्त 2 दर्जनों घोड़े हनहनाए और बहुत से आदम और उछल उछल कर पानी में गिरे। स्टैंड गन के पहले ही राउंड ने दर्जनों जंगलियों को ज़मीन बोस कर दिया था। जब तक वो संभलते दूसरा राउंड चला गया। कुछ और गिरे और बखिया ने घोड़े मोड़ लिए। हुर्रे! हावर ज़ोर से चिल्लाया। एक्सट्रो जिंदाबाद, सदीकी का पीछे रहता। ला हौल वला कुव्वत, इमरान ने कहा। क्या हुआ इमरान साहब? नुमानी ने पूछा। अरे इतना काम तो मैं भी कर सकता था। कैसा काम? नुमानी कुछ नहीं समझा। यही जंगलियों पर फायरिंग करने का। अरे समझा। नुमानी ने कहा। आपको एक्सट्रो की तारीफ बुरी लगी? मुझे क्यों बुरी लगती? इमरान बुरा मान जाने वाले लहजे में बोला। मैं कोई वो हूँ? यानी कि उसकी ममनुआ नहीं, वो क्या कहते हैं यार उसे? महबूबा, नुमानी ने कहा। हाँ महबूबा, खुदा भला करे तुम्हारा। मैं कोई अरे वो कोई मेरी महबूबा है जो मैं बुरा मानूंगा? लीजिए वो फिर आ रहे हैं। सफदर ने दूसरे किनारे की जानिब तवज्जो दिलाई। आने दो, अब हम किनारे पर पहुंचने वाले हैं, इमरान ने कहा। देखा, चौहान जूलिया से कह रहा था, एक्सट्रो हर जगह हमसे पहले मौजूद है। हाँ, जूलिया ने इस बात में सर हिलाया, मगर मैं कुछ और सोच रही हूँ। वो क्या? चौहान ने पूछा। यही कि सिर्फ एक कश्ती है जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं। हाँ फिर? तब एक्सट्रो ने दरिया कैसे पार किया होगा? मुमकिन है तैर कर दरिया पार किया हो। नहीं, जूलिया ने कहा, एक्सट्रो दरिया तैर कर पार नहीं कर सकता। वो क्यों मिस जूलिया? चौहान ने पूछा। इसलिए कि पानी का बहाव बहुत तेज़ है, जूलिया ने कहा। इस कदर तेज़ बहाव में तैरना आसान नहीं होगा। तिनके की तरह आदमी को बहा ले जाएगा। ये बात तो है। चौहान की समझ में बात आ गई। अब यही देखो, जूलिया ने कहा। दूर तक कोई कश्ती है, न दरिया पार करने का कोई रास्ता। इसके बावजूद वो किनारे पर आ चुका है। उसके साथ कोई और भी मौजूद है? हाँ, जूलिया ने चौहान की बात की तस्दीक की। 2 तरफ से फायरिंग की गई थी, इसका यही मतलब हो सकता है कि एक्सट्रो अकेला नहीं। दूसरा कौन हो सकता है? जी, चौहान ने कहा। हम में से कोई नहीं, अहमकाना बात है, चौहान ने कहा। जब हमारी तादाद पूरी है तो किसी का एक्सट्रो के साथ होने का क्या सवाल? बस यही बातों से पुरस्कार बना देती हैं चौहान, जूलिया ने कहा। उसका लहजा वाबगू था, जैसे वो जागते में आप देख रही हो। इस वक्त वो जहनी तौर पर कश्ती में मौजूद नजर नहीं आ रही थी। इसमें पुरस्कारपन तो कोई नहीं, तनवीर ने कहा। फिर तुम ही बताओ, एक्सट्रो ने दरिया कैसे पार किया होगा? जूलिया तनवीर से पूछ बैठी। वो उससे आगे बैठा चप्पू चला रहा था। तैर कर पार किया होगा, और किस तरह कर सकता है? तनवीर का जवाब था। नहीं, तैर कर पार नहीं किया होगा, जूलिया ने कहा। क्या तुम पानी का भाव नहीं देख रहे? फिर वो परिंदे की तरह उड़कर उस तरफ आ गया होगा, तनवीर ने जलकर कहा। और चौहान सदीकी हंस पड़े। यही एक्सट्रो की जहानत है, तनवीर। सदीकी ने कहा। अब घंटों उस पर सोचते रहें कि उसने दरिया कैसे पार किया होगा। मैं पूछता हूँ, क्या इस दहाड़े में तैरा नहीं जा सकता? तनवीर ने झल्ला कर पूछा। बहुत मुश्किल है, हावर ने कहा। ठीक उसी लम्हे कश्ती को धचका लगा। वो किनारे पर पहुँच चुके थे, लेकिन अभी उसकी कुछ दूर थी। अरे हावर, इमरान ने हावर से कहा। चलो तुम नीचे उतरो, और तुम भी। इशारा सफदर की जानिब से वो दोनों चप्पू छोड़कर उठ गए। इमरान, दफातन ऑन किए हुए ट्रांसमीटर से एक्सट्रो की आवाज़ आई। यस सर, इमरान ने ट्रांसमीटर जेब से निकालने के बाद कहा। क्या तुम किसी को पानी में उतारना चाह रहे हो? जी हाँ, हावर और सफदर को, ताकि वो कश्ती को किनारे पर खींच सकें। पानी में गोश्त और मछलियाँ हैं, एक्सट्रो की आवाज़ आई। ओहो, इमरान के मुँह से निकल गया। ज़रा मेहनत करो, कश्ती और आगे लाओ, फिर इस तरह कूदो कि कम से कम पानी हो, वहाँ से फुर्ती से किनारे पर पहुँच जाओ। ठीक है जनाब, इमरान ने कहा, और ट्रांसमीटर जेब में रख लिया। देखा, जूलिया कह रही थी दरिया में गोश्त और मछलियाँ। अब बताओ, एक्सट्रो ने किस तरह दरिया पार किया होगा? हैरत अंगेज़ है, हावर का जवाब था। अब तो यही कहा जा सकता है कि एक्सट्रो ने उड़कर दरिया पार किया है। अरे तुम लोग क्या बहस ले बैठे? चलो चप्पू चलाओ, इमरान ने कहा। और वो लोग एक मरतबा फिर चप्पू चलाने लगे। दूसरे किनारे पर कितार दर कितार एक सिरे से दूसरे सिरे तक आदम और घोड़ों पर सवार खड़े गुस्से और कीना तोजी से उनको घूर रहे थे। थोड़ी सी मेहनत के बाद वो किनारे के इतने करीब हो गए कि वहाँ से कूदकर गोश्त और मछलियों का शिकार बने बगैर खुशकी पर पहुँच जाए। चलो सफदर, हावर, तुम लोग उतरो और कश्ती का रस्सा साथ ले लो, इमरान ने कहा। और वो दोनों कश्ती में बंधा हुआ रस्सा लेकर पानी में कूद पड़े। फिर बड़ी तेज़ी से वो किनारे पर पहुँचे थे। उन्होंने रस्सा एक दरख्त के तने के गिर डाला और खींचने लगे। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता खुशकी पर चढ़ाई। उन्होंने रस्सा उसी दरख्त के गिर लपेट कर बांध दिया। इमरान सबसे आखिर में कश्ती से उतरा था। अब कश्ती को खुशकी पर पूरी तरह खींच लाओ, इमरान ने उन सबसे कहा। क्यों? तनवीर ने करा कर पूछा। पानी में रहने में क्या हर्ज है?
बहुत बड़ा हर्ज है माय डियर परवीन, इमरान ने तनवीर की मट्टी प्लीद करते हुए कहा। वो इमरान साहब कश्ती में तो चलने भी लगते हैं। सफदर ने जल्दी से कहा। अब डर हुआ कि कहीं इमरान और तनवीर फिर न उलझ पड़े। चलो जल्दी करो, कश्ती किनारे पर ले आओ। इमरान ने कहा। ऐसा ना हो कि वो लोग किसी और जगह से दरिया पार करके इस तरफ आ जाएं। बहुत अगर कोई दूसरा रास्ता होता ना तो ये इस तरफ ना खड़े रहते। जोसेफ ने दूसरे किनारे पर खड़े हुए आदमखोरों की तरफ इशारा करते हुए कहा। तू भी जा, इमरान ने सफदर, हावर्ड वगैरह को कश्ती खींचते देकर कहा। कश्ती खुशकी पर लाद कर उसे दरख्त से बांधने में मदद कर उनकी। अच्छा बॉस, जोसेफ ने कहा और सफदर की तरफ बढ़ गया। इमरान ने जेब से नक्शे निकाली और उसे बगौर देख रहा था। 10 मिनट तक वो कभी नक्शे को कभी आसपास के माहौल को देखता रहा। फिर उसे नक्शा तय करके जेब में रख लिया। क्या हम मंजिल पर पहुँच गए हैं? जूलिया ने करीब आकर पूछा। नहीं, अभी आगे जाना है, शायद 2 घंटे का सफ़र है, उसके बाद मंजिल पर होंगे। इमरान, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रास्ता भूल गए हों? जूलिया ने कहा। और वो गलत सिम में निकल आए हों? नहीं, अब तक हम सही सिमत आ रहे हैं, इमरान ने चारों तरफ देखते हुए कहा। आगे हमें एक बस्ती मिलनी चाहिए। वीरान बस्ती? क्या मतलब? जूलिया चौंकी। वो बस्ती अब वीरान है, उसके मक्की कहीं और जा चुके हैं। वो बस्ती क्यों छोड़ गए हैं? जूलिया ने पूछा। बस्ती के गिर्द लाल चूंटियों ने घर बना लिए थे। लाल चूंटियाँ? जूलिया ने दोहराया। मैं समझी नहीं। गोश्त और होते हैं, ज़मीन पर 10 मिनट के लिए लेट जाओ, फिर तुम्हें ज़िंदगी में वहाँ से उठना नसीब ना होगा। अरे इतने खतरनाक हैं वो चूंटे? जूलिया ने हैरत से कहा। हाँ चलो अब घोड़ों पर सवार हो जाओ, इमरान ने कहा और अपना घोड़ा खोलकर वो सवार हो गया। 5 मिनट बाद वो सब एक बार फिर घोड़ों पर सफ़र कर रहे थे। जूं सूरज बुलंद हो रहा था, गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि वो जिस रास्ते पर महवे सफ़र थे वो दरख्तों से घिरा हुआ था और कहीं कहीं धूप नज़र आ रही थी, वरना उनका सफ़र नामुमकिन हो जाता। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। इमरान कभी कभी दूरबीन से चारों तरफ का जायज़ा ले लेता। वैसे उसे उम्मीद थी कि ब्लैक ज़ीरो चूँकि आगे जा रहा है इसलिए वो इस जगह ज़रूर पहुँचेंगे और उनसे पहले पहुँचेंगे जहाँ वो वीरान बस्ती है। बस इस बस्ती के इर्द गिर्द ही उनकी वो चीज़ तलाश करनी थी जिसके लिए उन्होंने ये ख़तरनाक सफ़र किया था। अभी और कितना चलना है? दफातन जूलिया ने इमरान के पास आते हुए पूछा। वो पसीने में डूबी हुई थी। उसके कपड़े चौड़ा हो रहे थे और होंठ सूखे हुए थे। 1 घंटे के करीब और चलना। इमरान ने रिस्ट पर नज़र डालते हुए कहा। 1 घंटा? जूलिया ने इस तरह दोहराया जैसे उसे 1 घंटे के सफ़र की खबर ना मिली हो, बल्कि आग में झोंक के जाने की खबर मिली हो। क्यों, क्या हुआ? इमरान ने मासूम बनकर पूछा। क्या हम लोग कहीं नहीं रुक सकते? जूलिया ने थके थके लहजे में पूछा। थक गई हो? क्या तुम मेरी हालत देखकर अंदाज़ा नहीं कर सकते? जूलिया ने कहा। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे तुम लिबास समेत किसी तालाब में गोते खाकर आ रही हो। तुम्हें अब भी मजाक सूझा है? जूलिया ने शिकायती लहजे में कहा। ना, मजाक कब कर रहा हूँ, इमरान ने कहा। हकीकत बता रहा हूँ। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। जूलिया ने कमज़ोर लहजे में कहा। मैं तुमको इतना कम हिम्मत नहीं समझता था। जो चाहो समझो, मगर मैं आप कुछ देर रुकना चाहती हूँ। जूलिया ने हतमी लहजे में कहा। ठीक उसी लम्हे तनवीर, जो देर से उनकी बातें सुन रहा था, बोल पड़ा। रुक जाओ, क्या हर्ज है? नहीं, चलते रहो, इमरान गराया। तुम हर वक्त रोब मत डाला करो, तनवीर गराया। अगर जूलिया की मर्जी मज़ीद सफ़र करने की नहीं है तो तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो। क्या तुम मरना चाहते हो? इमरान गराया। पिस्तौल मेरे पास भी है, इमरान तनवीर गराकर बोला। अगर तुम यहाँ रुके तो पिस्तौल चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इमरान ने कहा। तुम उसके बगैर ही ख़त्म हो जाओगे। क्या कहना चाहते हो? जूलिया ने पूछा। ये अहमक अगर लाल चूंटियों का शिकार बनना चाहता है तो बेशक यहाँ रुक जाए, मुझे कोई एतराज़ ना होगा। लाल चूंटे? जूलिया ने कहा। क्या हम उस इलाके में दाखिल हो चुके हैं? ज़रा दाएं बाएं के दरख्तों के तनों को देखो, इमरान ने कहा। सिवाय उसकी और कोई खास बात नहीं कि यहाँ दरख्तों के तने लाल हैं, जूलिया ने दरख्तों को देखते हुए कहा। और गौर से देखो, इमरान ने कहा। और उसकी तवज्जो दिलाने पर वो सब बगौर उन दरख्तों को देखने लगे और इस बार दरख्तों के तनों की सुर्खी उनकी समझ में आ गई। उन दरख्तों से हज़ारों लाखों लाल चूंटे लिपटे हुए थे। मेरे खुदा, जूलिया के मुंह से निकला। यहाँ तो करोड़ों चूंटे हैं। अरबों कहो अरबों, इमरान ने कहा। अगर हम यहाँ 10 मिनट भी रुक जाएं तो ये इसी तरह हमारे जिस्म पर छा जाएंगे। इमरान, और तेज़ चलो, जूलिया ने कहा। क्या डर गई? नहीं, मगर रफ्तार तेज़ करो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, इमरान ने कहा और घोड़ों की रफ्तार बढ़ा दी। दिन का वक्त था, इसलिए वो आसानी से हर चीज़ का जायज़ा ले सकते थे। घोड़े सर पर दौड़ रहे थे और अपने पीछे धूल और गर्द के बादल छोड़ते जा रहे थे। यकबैक इमरान ने ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनी। उसने ट्रांसमीटर निकालने के बजाय गर्दन जेब की जानिब झुकाई और बोलने लगा। क्या बात है काले सिफर? मैं उस बस्ती तक पहुंच गया हूं जनाब जहां हमें रुकना है, ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनाई दी। मगर वहाँ लाल चुंटों की हुक्मरानी है, काले सिफर, इमरान ने कहा। एहतियात बरतो, कहीं वो तुम पर हमला आवर ना हो जाए। मैंने जायज़ा ले लिया है जनाब, ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ आई। यहाँ आसपास कोई चूंटियाँ नज़र नहीं आई। नामुमकिन बात है काले सिफर, ऐसा शायद इसलिए मुमकिन है जनाब कि पूरी बस्ती राख का ढेर बनी हुई है। ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ आई और एक 1.5 फरलांग के हिस्से में तमाम दरख्त और पौधे तक जलसे हुए हैं। ऐसा मुमकिन है, इमरान ने कहा। आग से हर चीज़ भागती है। आप कितने फासले पर हैं जनाब? आधे घंटे से कम का रास्ता है, इमरान ने कहा। तुम काफ़ी तेज़ी से आगे गए हो।
मोमी था, ज़रूरी था जनाब, वरना आपके पीछे रहकर सफ़र करना पड़ता। अच्छा ठीक है, तुमने वहाँ का जायज़ा लिया? मेरा है, हम उसी इतराफ़ में वो चीज़ पालेंगे, तुम तलाश जारी रखो। मैं और मोतू से तलाश कर रहे हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा, लेकिन ख्याल रहे कि जैसे ही हम नजर आए तुम्हें उड़नछू हो जाना है। ब्लैक ज़ीरो बात काट कर बोला, हाँ मैं यही कहना चाहता था। मैं रास्ते पर निगाह भी रखे हुए हूँ जनाब, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। एक बार फिर खबरदार कर रहा हूँ कि तुम मोतू से होशियार रहना, इमरान ने संजीदगी से कहा। वो किसी भी लम्हे रंग बदल सकता है। आप अब तक उस पर शक कर रहे हैं जनाब, अहमक जो ठहरा। मेरा मतलब ये नहीं था जनाब, परवाह मत करो, इमरान ने कहा, सिर्फ हिदायत का ख्याल रखो। ठीक है जनाब, आसपास कुछ और भी लोग हो सकते हैं, इमरान ने कहा, तुम हर लम्हे एतराफ़ से होशियार रहना होगा। आप बेफिक्र रहें जनाब, ब्लैक ज़ीरो ने कहा, मैं पूरी तरह होशियार हूँ। हमारे वहाँ पहुँचने पर तुम्हारी तलाश की वहम खत्म हो जाएगी, इमरान ने कहा, और तुम सिर्फ निगरानी करोगे। प्लान मेरे पास है जनाब, बहुत होशियारी की ज़रूरत है ब्लैक ज़ीरो, इमरान ने कहा। मुझे दूसरी पार्टियों की बनिस्बत पैराडोन ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है, मगर वो तो हमें नज़र ही नहीं आया अब तक, इसीलिए तो मैं उसकी जानिब से फ़िक्रमंद हूँ। यूँ तो और भी 2 पार्टियाँ हमें नज़र नहीं आई। पैराडोन यहाँ का कीड़ा है ब्लैक ज़ीरो, इमरान ने कहा। मुमकिन है वो मौके की ताक में, और ये भी मुमकिन है कि वो कामयाब हो चुका हो। अगर ऐसा होता तो उससे राह में टकराव होना चाहिए था। मैं फिर कहूँगा कि वो यहाँ का कीड़ा है, इमरान ने कहा। जो कुछ वो जान सकता है हम यहाँ के बारे में नहीं जान सकते। ठीक है जनाब, जैसे आपने कहा वैसे ही कर दूंगा, ब्लैक ज़ीरो ने जल्दी से कहा। क्या मोतू आ रहा है? जी हाँ जनाब, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। फिर दूसरी जानिब से खामोशी छा गई। घोड़े सर पर दौड़ रहे थे, उनकी हल्की हल्की टापों की आवाज़ फिजा में गूंज रही थी। इस दौरान उन्हें हिरन, बारहसिंगे, खरगोश और दीगर बहुत से जानवर नजर आए। काफ़ी दूरी पर एक बब्बर शेर का जोड़ा भी नजर आया। वो बहुत दूर थे और मुंह ऊपर उठाकर सूंघने की कोशिश कर रहे थे। बब्बर शेर के जोड़े को देखकर एक लम्हे के लिए उनके बदन में फरीरी सी दौड़ गई, मगर जल्दी उन्हें याद आ गया कि जंगल का बादशाह इश्ताल दिलाए बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसके बाद उन्हें जंगली रीछों के 2 जोड़े और कुछ बच्चे नजर आए। वो भी काफ़ी दूर थे। इन मनाजर को देखकर जहाँ उनके समय खौफ से परीरियाँ दौड़ रही थी, वहीं उनके दिलो दिमाग पर एक अजीब सा तासुर भी हो रहा था, जिसमें फरहत और इम्बिसात शामिल थे। किसी कहानी मेरी सरजमीन की बाबत पढ़ा था, वही सरजमीन आज उनके कदमों के नीचे थी। उनमें से हर एक इस सरजमीन के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जानने का ख्वाहिशमंद था। अफ्रीका की पुरअसरार ज़मीन, जहाँ उनके गिर्द हथरात के दियो मुँह खोले खड़े थे। न जाने किस तरफ से कोई गोली आकर उनमें से किसी की भी ज़िंदगी की हद अबूर करा दे, या कोई जहरीला तीर उनको नीली मौत के हवाले कर दे। घोड़े दौड़ते रहे। सूरज की तपिश उसके बुलंद होने के साथ ही बढ़ती जा रही थी। फिर उन्होंने पड़ाव डाल दिया। इस वक्त उनको सफ़र करते हुए 2.25 घंटे गुजर चुके थे, और जिस जगह उन्होंने पड़ाव डाला वो जगह एक काफ़ी चौड़े तालाब के पास थी, जहाँ जंगल छितरा हो गया और तालाब के पास तकरीबन 100 मुरब्बा गज़ का हिस्सा दरख्तों से पाक था। अलबत्ता लंबी लंबी घास ज़रूर मौजूद थी। पानी को देखकर वो लोग रुके थे, और फिर इमरान ने पड़ाव डालने का इशारा किया। यही वो बिला वजह नहीं रुका था। उसके अंदाजे के मुताबिक वो रास्ता भटक गए थे। हालांकि उसने बहरहाल रास्ते में कुतुबनुमा देखा और सिमत का तयन किया, मगर इसके बावजूद ये अटल हकीकत थी कि वो असल रास्ते से भटक गए थे। लेकिन वो उसका इजहार किसी पर नहीं करना चाहता था, वरना उसके मातहत भड़क उठते। खास तौर पर तनवीर, जो शुरू ही से ना सिर्फ इस सफ़र के खिलाफ था, बल्कि वो यूलिया की वजह से इमरान से भी हार खाता था। अब जबकि उनको मालूम होता कि वो रास्ता भटक गए हैं, तो वो उसका जीना दोबर कर देते, इसीलिए उसने यहाँ पड़ाव डाल दिया। इस तरह वो कम अज़ कम ये जानने की कोशिश कर सकता था कि वो असल रास्ते से कितने हटे हैं, जबकि उसके मातहत तालाब में नहाना चाहते थे।